नमस्कार दोस्तों। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 5 मानचित्र पठन एवं अंकन का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले वीडियो में हमने मौसम मानचित्र से आशय, मौसम मानचित्र की विशेषताएं, मौसम मानचित्र अध्ययन की आवश्यकता और इसका क्या महत्व है इसका अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम मौसमी दशाओं के संकेतों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। प्रेक्षणशालाओं से प्राप्त मौसम तत्वों को मानचित्र पर अंकों, चिन्हों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये अंक, चिन्ह या प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत कहा जाता है। इन संकेतों का 1935 में वारसा, इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। भारतीय मौसम मानचित्रों पर अंकित सूचनाओं का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों से करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना है। प्रस्तावना के अंतर्गत दिन, तिथि और समय का उल्लेख होता है। मानसून का उल्लेख भी आवश्यक होता है। दूसरा बिंदु है तापमान का वितरण। सामान्य से ताप कितना अधिक या कितना न्यून है, यह तापक्रम के विचलन से पता चलता है। यह विचलन सामान्य से अधिक या कम 2 डिग्री के अंतराल पर प्रदर्शित किया जाता है। यह शीत लहर और उष्ण लहर ज्ञात करने में सहायक होता है। इसी प्रकार वायु दाब का भी विचलन दिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि वायु दाब सामान्य से कितना ऊपर या कितना नीचे है। इस तापमान विचलन मानचित्र द्वारा हम तापमान संबंधी दशाओं का वर्णन कर सकते हैं। तापमान विचलन मानचित्र को देखने से तापमान के विचलन की स्थिति स्पष्ट होती है। भारत के 5 क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उत्तरी गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य राजस्थान, झारखंड एवं दक्षिण उत्तर प्रदेश। अगला बिंदु है वायु दाब का वितरण। मौसम मानचित्र से वायु दाब को मिलीबार में दर्शाया जाता है। यह प्रायः 2 मिलीबार के अंतर से दिखाया जाता है। उच्च अंक उच्च वायु दाब को तथा निम्न अंक निम्न वायु दाब को प्रदर्शित करता है। कभी कभी L कम दाब के लिए और H अधिक दाब के लिए लिखा होता है। इसे समोच्च रेखाओं की तरह पढ़ा जा सकता है। वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। चक्रवात या अवदाब। चक्रवात की समदाब रेखाएं मंद होती हैं और इसके भीतर अल्पदाब होता है, इसलिए इसको अल्पदाब अवस्था भी कहते हैं। अल्पमत दाब केंद्र गर्त रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, इसलिए बाहर से हवाएं भीतर की ओर जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की वायु वामवर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में चलती हैं। ये चक्रवात स्थायी वायुदाब के प्रवाह की निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हैं। गहरे अवदाब में केंद्र का वायुदाब कम होता है और छिछले अवदाब में केंद्र का वायुदाब थोड़ा ही कम होता है। गहरा अवदाब एक से अधिक समदाब रेखाओं से घिरा होता है और छिछला अवदाब केवल एक समदाब रेखा से घिरा होता है और अन्य समदाब रेखाओं से अंशतः घिरा होता है। छिछले अवदाब से समदाब रेखाएं दूर दूर और गहरे अवदाब में निकट निकट अंकित रहती हैं। इससे वायु राशि एकत्रित होती है, ऊपर उठती है और ठंडी होकर बादल तथा वर्षा का रूप ग्रहण करती है। इस प्रकार चक्रवात क्षेत्र का मौसम खराब होता है। चक्रवात के विपरीत प्रतिचक्रवात होते हैं। इनके केंद्र में उच्च दाब का स्थान होता है। इसको उच्च दाब अवस्था भी कहते हैं। यह केंद्र 2 फान रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। इसकी समदाब रेखाएं प्रायः वृत्ताकार होती हैं और हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामवर्त होती है। इसमें केंद्र से बाहर की ओर वायु चलती है। इसमें दाब प्रवणता कम होती है। प्रतिचक्रवात शक्तिहीन होते हैं और एक ही स्थान पर देर तक रुके रहते हैं। वायु धीमी और परिवर्तनशील होती है। एक किसी निश्चित दिशा में नहीं
चलते हैं। इसके केंद्रीय भाग शांत होते हैं। उपांत क्षेत्र में हवाएं निश्चित रूप से बहती हैं। सूर्य तेज और मौसम सूखा और स्वच्छ होता है। कभी कभी रिमझिम वर्षा होती है। अल्पदाब गर्त या वी आकृति का अवदाब। यह अल्पदाब त्रिभुजाकार क्षेत्र होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे होंगे। इस क्षेत्र का शीर्ष उच्च दाब की ओर होता है। क्षेत्र के आधार पर मध्य बिंदु तथा शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को गर्त रेखा कहते हैं। यह रेखा दाब क्षेत्र के उस स्थान पर होती है जिस स्थान पर दाब सममित एवं चक्रवात की तरह चक्र होता है। अल्पदाब गर्त की समदाब रेखाएं वी आकार की होती हैं। इनका संबंध चक्रवात के गर्म और सर्द भागों से होता है। यदि इनका संबंध चक्रवात के गर्म भाग से होता है तो इनके आने पर वर्षा लगातार होती है। जब इनका संबंध चक्रवात के सर्द भाग से होता है तो वर्षा बहुत साधारण होती है। आकाश स्वच्छ हो जाता है और मौसम ठंडा हो जाता है। इस गर्त का बढ़ाव गर्त रेखा से समकोण पर किसी और होता है। इसके अग्र और पृष्ठ भाग के तापमान में बड़ा अंतर होता है। इसकी समदाब रेखाएं निकट निकट होती हैं और वायु वेग प्रबल होता है। चक्रवात या प्रतिचक्रवात का जन्म दो विपरीत हवाओं के संपर्क से होता है। इस वायु स्पर्श स्थान को पार्थक्य पृष्ठ कहते हैं। जब धरातल पर समदाब रेखाएं वी आकार की हो जाती तो इसको वी आकार अवदाब कहते हैं। अगला है फान। यह एक त्रिभुजाकार उच्च दाब का क्षेत्र होता है। इसकी समदाब रेखाएं वी आकार की होती हैं, जिनका शीर्ष गोल होता है और अल्प दाब के क्षेत्र की ओर इंगित करता है। इसके मध्य में सबसे अधिक वायु दाब रहता है और शीर्ष तथा किनारे की दाब क्रमशः कम होती जाती है। प्रधान चक्रवात के साथ इसका बढ़ाव आगे होता है। सर्वोच्च दाब बिंदु और शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली रेखा शिखर रेखा कहलाती। फान रेखा दाब क्षेत्र की वह रेखा होती है जिस पर रेखाएं सममित और प्रतिचक्रवात की तरह वक्र होती हैं। इसकी समदाब रेखाएं प्राय दूर दूर होती हैं, अतः सुंदर प्रकाशमय तथा स्वच्छ मौसम होता है। जब फान दाब का बढ़ाव उत्तर दिशा में होता है तो अगले भाग में हवाएं उत्तर से और पृष्ठ भाग में दक्षिण से चलती हैं। अगले भाग में आकाश स्वच्छ तथा नीला रहता है। पृष्ठ भाग में बादल लग जाते हैं और बूंदें गिरने लगती हैं। वायु वेग संकेत। वायु वेग मापक्रम का नियोजन 1805 में ब्रिटिश जल सेना अध्यक्ष ब्यूफोर्ट ने किया था। इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग आज भी कुछ परिवर्तनों के साथ हो रहा है। भारतीय मौसम मानचित्रों पर ब्यूफोर्ट वायु मापक्रम से भिन्न वायु मापनी का प्रयोग होता है। इन संकेतों के पिछले पंख से वेग तथा अगले सिरे से दिशा का बोध होता है। जैसा कि यह एक चिन्ह है और यहाँ पर आगे दिशा की ओर है और ये जो पंख दिख रहे हैं यहाँ से आपको वेग का पता चलेगा और इससे आपको दिशा का पता चलेगा। इन पंखों को मिलाकर कोई भी वेग प्रकट किया जा सकता है। प्रायः आधा पंख बदलने के साथ वायु गति में 5 नाट का परिवर्तन होता है। 1 नाट बराबर 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा अथवा 1 नाट बराबर 1 समुद्री मील के बराबर होता है। अब हम यहाँ पर कुछ वायु मापन संबंधी संकेतों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम शांत वायु का चिन्ह समझेंगे। इसका चिन्ह इस तरह होता है। एक गोला बनाएंगे और बीच में एक बिंदी रख देंगे। इसका वेग 0 से 1 मील होता है। दूसरा है ललित वायु। ललित वायु में आपको एक यहाँ पर तीर का निशान बनाना है और यहाँ पर आधा पंख लगाना है। यह आपका ललित वायु का चिन्ह बन जाएगा। और अब आपको अगर मंद समीर का चिन्ह बनाना है तो यहाँ पर आपको ठीक इसी तरह से एक तीर का निशान बनाएंगे और यहाँ पर हमने आधा पंख लगाया था, यहाँ पर हम पूरा पंख लगा देंगे। यह मंद समीर का संकेत बन जाएगा। तीसरा है धीर समीर का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने मंद समीर का चिन्ह बनाया था उसको बनाएंगे फिर से और यहाँ पर एक पंख के साथ साथ आधा पंख और जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा धीर समीर का चिन्ह।
ठीक इसी तरह से उसका अगला है अल्पमत समीर। इसमें भी हम क्या करेंगे, पिछले वाले को फिर से बनाएंगे और भी यहाँ पर हमने 1 और आधा पंख बनाया था, अब यहाँ पर हम पूरे 2 पंख लगा देंगे तो यह बन जाएगा। अब सबल समीर, तो सबल समीर में भी हम क्या करेंगे, एक तीर का निशान बनाएंगे और हमने अल्पमत समीर में 2 पंख लगाए थे, अब यहाँ पर हम 1 आधा पंख और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर 2.5 पंख लग गया है। अब हम प्रबल समीर का संकेत बनाएंगे तो इसमें भी हम तीर का निशान बनाएंगे और हमने सबल समीर में 2.5 पंख लगाया था, यहाँ पर हम पूरे 3 पंख लगा देंगे तो ये हमारा प्रबल समीर का संकेत बन जाएगा। ठीक इसी तरह से समझंझावत में हम क्या करेंगे, तीर का निशान बनाएंगे। अभी हमने यहाँ पर 3 पंख लगाए थे, अब हम यहाँ पर आधा और बढ़ा देंगे तो यह 3.5 पंख हो गया। यह संकेत बन गया समझंझावत का। अब बनाएंगे हम झंझा का संकेत। तो झंझा में क्या करेंगे, जो हमारा तीर का निशान था वह उल्टा हो जाएगा और ऊपर 3 पंख और 1 आधा लगाया। यहाँ पर हमने 3.5 पंख लगाए थे, अब यहाँ पर हम पूरे 4 पंख लगा देंगे और इसकी दिशा को हमने उल्टा कर दिया तो यह हो गया झंझा। अब प्रबल झंझा, प्रबल झंझा में क्या करेंगे, हम तीर का निशान पुनः उल्टा कर देंगे और यहाँ पर 4 पंख थे तो यहाँ पर 4.5 कर देंगे, 2 3 4 और ये आधा। इस तरह से हम इसको, आपको ध्यान रखना है कि किस क्रम में कौन सा संकेत है और आपको उसमें कितने पंख पूरे और कितने पंख आधे लगाना है और उसके तीर की दिशा किस ओर रहेगी। ठीक इसी तरह से हम पूर्ण झंझा का संकेत बनाएंगे। यहाँ पर भी हम सीधी रेखा खींचेंगे, तीर का निशान बनाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे 5 पूरे पंख लगे हुए हैं, वो यहाँ पर हमने लगा दिए। अगला है झंझावत, तो इसको भी कॉपी करेंगे, फिर से तीर का निशान बनाएंगे। 5 तीर थे यहाँ पर, 5 पूरे और 1 आधा लग जाएगा तो ये 5.5 चिन्ह हो गए। अब प्रवंझन की बात करें अपन, तो पुनः अपन एक लाइन खींचेंगे, तीर का निशान बनाएंगे और यहाँ पर 5.5 पंख थे तो यहाँ पर पूरे 6 पंख लगा देंगे और ये हमारा प्रवंझन का संकेत बनकर तैयार हो गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही निशान ऐसा है, एक ही संकेत ऐसा है जिसमें आपको विपरीत दिशा में उसको चिन्ह बनाना है, बाकी सबका एक ही दिशा में चिन्ह बनेगा और वहाँ पर आपको सिर्फ हर एक स्टेप पर आधा पंख बढ़ता जाएगा। अब हम यहाँ पर मौसम संबंधी कुछ अन्य संकेत भी बनाना सीखेंगे जो कि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले धुंध का चिन्ह है, जो देख रहे हैं आप, एक चश्मा टाइप का यहाँ पर बना हुआ है, यह धुंध का चिन्ह है। कोहरा में 3 लाइनें आपको खींच देना है, एक सीधी रेखाएं रहेंगी तो ये कोहरा का निशान बन जाएगा। फुहार में आपको एक जो हमारा कामा रहता है या अल्प विराम रहता है, इस टाइप का यह चिन्ह है, इसको हम बना देंगे। हिम में क्या करेंगे, एक जो हमारा इस तरह का निशान रहता है, गुणा का या एक्स लिख देंगे अंग्रेजी में और यहाँ पर इसको बीच में से काट देंगे तो यह हिम का निशान बन जाएगा। कोहरा की तरह ही कुहासा है, कोहरा में 3 लाइन होती हैं, कुहासा में 2 लाइन रहेंगी और छिछला कोहरा में बीच में से 1 लाइन कटी हुई रहेगी। वर्षा में आपको सीधा एक गोल बना देना है और उसके अंदर कलर कर देना है और ओला में आपको यह इस तरह का त्रिभुज आकार का एक संकेत बना देना है। यह इस तरह से आपके मौसम संबंधी कुछ जरूरी और जो महत्वपूर्ण चिन्ह हैं जो कि परीक्षाओं में आते हैं वह मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इन संकेतों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम इस अध्याय के अगले टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।